बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज इमरान ख़ान पहुँच गए लाहौर हाई कोर्ट और वहाँ पे उनको 9 मुकदमात के अंदर ज़मानत जो है उनकी मंजूर कर ली गई है। और तोशाखाना के हवाले से जो है वो ज़ाहिर है कि उनको कल जो है वो इस्लामाबाद के अंदर पेश होना है। पिछले कई दिनों से ये मामला जो है वो चल रहा था और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जिस तरह से हमने देखा कि इमरान ख़ान साहब और उनकी पार्टी कहती है कि 80 से ज़्यादा मुकदमात जो है इनके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं और ज़्यादातर इन मुकदमात का ताल्लुक जो है वो सियासत की बुनियाद के ऊपर किए गए हैं और हक़ाइक़ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल हुकूमत ये कहती है कि मुकदमात हैं, जिस पहले वो इन मुकदमात को फेस करते रहे, इमरान ख़ान साहब को भी चाहिए कि वो भी इनको फेस करे। दूसरी जानब मरियम नवाज़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा है कि PTI जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, जमात है और रियासत को चाहिए कि जिस तरह से दहशतगर्दों के साथ रवैया रखा जाता है या निपटा जाता है, PTI के साथ भी इसी तरह जो है वो निपटा जाए। और ECP जो है उसने आज एक प्रेस रिलीज़, पहले तो एक मीटिंग की, उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ सामने आई। गवर्नर ने भी एक चिट्ठी जो है वो ECP को लिखी थी और अभी तक सूबे के अंदर इंतखाबात के हवाले से कोई डेट नहीं दी गई है। और ECP की जो प्रेस रिलीज़ है उससे भी लगता यह है कि इंतखाबात जो हैं वो उनका इनेकाद जो है वो दिखाई नहीं देता। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा अहमद अवैस साहब से, जो कि साबिक एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, आपने हमें टाइम दिया। जिन मुकदमात के अंदर खान साहब को आज रिलीफ मिली है, इससे किस हद तक आप समझते हैं कि जो प्रेशर एक देखा जा रहा था इमरान खान साहब के ऊपर, जो कहते हैं कि 80 से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं और मोस्टली ये मुकदमात जो हैं वो सियासी हैं? जी, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जो भी उनके ऊपर FIRs हुई हैं, मुकदमात जो उनके ऊपर बनाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, फॉल्स हैं और सियासी नौयत पे और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसकी बुनियाद और एक खौफ है। इन तमाम FIRs को, जितने मुकदमात उन पे फौजदारी बने हैं, इनको अगर आप बगौर इनका मुआयना करें, इनको तज्जिया करें, तो आप खुद भी इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इनकी बुनियाद एक खौफ के ऊपर है। और वो खौफ क्या है कि इलेक्शन को ताखीर उसमें की जाए। अगर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान को वोट आउट नहीं कर सकते ये सारे मिलकर, और जब वोट आउट नहीं करेंगे तो इमरान खान की अगर हुकूमत बन जाती है तो जो जो इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किए हैं और इस दौरान जैसे पाकिस्तान को लूट घसूट करके इस तबाही के दहाने में पहुंचा दिया है, ये सब का हिसाब चुकाना पड़ेगा। मुझे ये बता दें कि इमरान खान साहब को क्या आप समझते हैं कि रेगुलरली जिन जिन कोर्ट्स के अंदर उनको बुलाया जाता है उनको पेश होना चाहिए? ना पेश होने की सूरत में फिर हमने देखा कि तोशाखाना वाला मामला जो है वो फिर इस सूरत हाल तक पहुंच गया। अब कल 18 तारीख है, तो कल की क्या सूरत हाल होगी? कल वो जाएंगे और देखिए ना, सवाल ये है कि उनको वो तारीखों के ऊपर अदालत में जाने से कोई तामुल नहीं है, वो कोई उनको इनकार नहीं है। सिर्फ सिक्योरिटी के पेश नजर कि वो सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट हो, क्योंकि जहाँ पे जिस मुल्क का वजीर दाखिला जो है और उसके साथ मरियम नवाज टीवी के ऊपर खड़े होकर इंटरव्यूज में, ये जो प्रोग्राम्स के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खड़े होकर कह रहे हो कि इमरान खान एक फितना है और इसका सर कुचल देना चाहिए। तो आप बताइए, जब एक स्टेट का नुमाइंदा, कैबिनेट मेंबर और इम्पोर्टेंट कैबिनेट मेंबर जिसके तसल्लुत के अंदर पूरी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, पूरी डिफेंस के ये इंटरनल डिफेंस की जो एजेंसीज हैं उनके कंट्रोल में है, और वो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और मरियम नवाज ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही है, तो बताइए खत कौन बचाएगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद अवैस साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर एडवोकेट जनरल पंजाब। अभी हम बात नाज़रीन करेंगे शेख रुहेल असगर साहब से। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। ये बताएं कि आज PTI वाले ये कह रहे थे कि जब अदालत में 18 तारीख को यानी कल जो है वो इमरान खान साहब ने पेश होना था, तो 4 दिन पहले ही
ऑपरेशन करके इतनी ज़्यादा जो तबाही वहाँ पे हुई, पुलिस वालों की भी, वर्कर्स की भी, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। 18 को इमरान खान जो है वो पेश हो जाते। सो इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब डू यू थिंक कि ये गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, ये सही डिसीजन था कि उनको जाके ज़मान पार से जो है वो अरेस्ट करके ले जाया जाए? जज साहब ने पुलिस को कैटेगोरिकली ये कहा था कि इस शख्स को गिरफ्तार करके मेरी अदालत में पेश किया जाए, और अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते तो अपनी वर्दियां उतार दो। अब इसमें हुकूमत का क्या लेना देना यार? हुकूमत ने तो वही काम करना है ना जो अदलिया ने आपको हुक्मनामा जारी करना। आप अदलिया को जाके कह दीजिए, मना कर दीजिए, हाई कोर्ट को मना कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को मना कर दीजिए, वो निकालेंगे इतना ही अपने दराज से और उसके आपके दस्तखत करके आपको पकड़ा देंगे। तो इसमें फर्क क्या पड़ता था? आप जाके अदालत में पेश हो जाते उसी अदालत में जिस अदालत ने आपके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। लेकिन तो वो 18 को पेश, कल उनको पेश होना है ना 18 को जी करना था। उन्होंने कहा गिरफ्तार करके 18 को पेश कीजिए जी। अब आप समझे ना आपको जी, जब आपके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं और आपको ये हुक्मनामा जारी हो गया है कि इसको, एक शख्स को आप गिरफ्तार करके इसको आप अदालत में पेश कर दे। अब उसके दो हल थे। एक हल ये था कि आप खुद उनसे नेगोशिएट करते और जाके अपने आप को सरेंडर करते उस अदालत में जिस अदालत ने ये हुक्मनामा जारी किया था। दूसरा जो था वो ये था कि पुलिस फिर अगर ये सरेंडर नहीं करते तो पुलिस इनको ये कहती कि भाई आप आराम से आइए, हमारे साथ बैठिए गाड़ी में और चलिए चल के आपको ले जाते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े नवाब हैं, आप अनटचेबल हैं, आपको तो पकड़ ही नहीं सकता, आप तो उतार हैं अल्लाह के, आप तो वली हैं वक्त के, तो चलिए जनाब आप बैठिए, आपको जाके वहां पेश कर देते हैं। अब तीसरी बात जो थी, या तो फिर आप वहां पे करते अपना जबरदस्ती करते और ले जाते। उस पे भी मैं ये समझता हूँ कि पुलिस, पंजाब पुलिस, बलखसूस पंजाब पुलिस, बड़े ही हौसले से, बड़ी बर्दाश्त से, बड़ी बुर्दबारी से उन्होंने काम किया है। जख्मी भी हुए, नुकसान भी पुलिस का हुआ, और वो नहीं चाहते थे कोई ऐसा काम हो जिसकी उनकी ख्वाहिश थी पीटीआई की, कि ये ख्वाहिश थी कि बेचारे कोई ना कोई बेकसूर मासूम लोग अपनी जान से जाएं और ये उस पर सियासत करें। जैसे कि आपने देखा ना, एक एपिसोड देखा था ना, वो चाह बच्चा जो बिल्कुल था, नॉर्मल था, तो उसकी जो एक्सीडेंट में उसको मार दिया गया, और उसके बाद शायद मॉडल टाउन की वजह से भी हो सकता है, जिससे वहां पे वाकया हुआ था और पुलिस जी। मॉडल टाउन, एक बात ज़हन में रखें आप, मेरी बात एक ज़हन में रखें भाई जी, एक वक्त आएगा, मैंने उस वक्त भी ये बात की थी और आज भी ये कह रहा हूँ, एक वक्त आएगा आपको हकायक का पता चलेगा कि मॉडल टाउन में ऐसा वाकया क्या हुआ था। ये अच्छा हुआ जी शेख साहब, ये अच्छा हुआ कि देखें जो भी 14 तारीख को ये ज़मान पार्क वाला, वहाँ पे पहले आपने खुद कहा कि वो एक बच्चा जो है वहाँ पे उसकी गाड़ी की टक्कर से या जैसे भी हुई शहादत उसकी हुई, तो उस तरह की चीज़ें, चाहे वो पुलिस के लोग हैं, वो भी ज़ाहिर है हमारी फैमिलीज़ के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, दे आर फ्रॉम अस, वर्कर्स हैं, तो वो भी जाहिर है कि जो पार्टी भी उनको लीड कर रही है, नून लीग हो, आप मतलब पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, ये भी पाकिस्तानी है। वही यहाँ पे थोड़ा सा एक और मैं आपसे गुजारिश कर दूं, आपने मेरे ख्याल में 2-4 दिन से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मैं इसको इतना ज्यादा कभी ना तो मैं सीरियस लेता हूँ ना मैं देखता हूँ, लेकिन मैंने जो मेरी नजरों से गुजरा है, आपने शायद एक चीज देखी नहीं है और उस पर आपने मेरे ख्याल में आपकी नजर नहीं पड़ी। वो जो ज़मान पार्क में मैक्सिमम लोग जो हैं वो हैं आपके केपीके से, और एक ऐसा शख्स भी उनमें शामिल है जो सूफी मोहम्मद का दस्ते राज था, जो मेरे ख्याल में शायद कैद था और उसको रिहा किया गया था, इसी इमरान ने रिहा करवाया था, और वो भी वहां पे मौजूद था। और उसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको गुजारिश करूं कि ये पीटीआई वालों की ही तरफ से ट्वीट थे कि संभल गया ना, हमारे पास यहाँ पे बड़े ट्रेंड किस्म के लोग भी मौजूद हैं। अब आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप भी मारे गए, फिर उसके बाद गलेलों के साथ वो
कंचे जो होते हैं, जो आप बचपन में खेला करते हैं ना कंचे, आप जी। वो शीशे के होते थे। चलें, जो भी अगर एक पार्टी जो है वो इस तरह की, देखें कोई चीज़ छुपी हुई तो रहती नहीं है, वो कहते हैं ना कि विच गोज़ अराउंड इट कम्स अराउंड बैक, यू नो। तो अगर कोई गलत काम करेगा तो ज़ाहिर है उससे वो बच तो नहीं सकेगा। जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि कोई तहरीक शरीय मोहम्मदी का कोई वर्कर वहाँ पे, कोई पुराना बंदा वहाँ पे है, तो वो कल को आइडेंटिफाई हो जाएगा, पकड़ा भी जाएगा, तो फिर जाहिर है कि आइडेंटिफाई हो नहीं जाएगा, आइडेंटिफाई हुआ है जी। आप, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप मेरे ख्याल में शायद आप देखा है मैंने जी, देखा बिल्कुल नहीं। मैंने सुना भी है, मैंने इस पे सवाल भी पीटीआई वालों से कर लिया है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ठीक है। राना सनाउल्लाह जो हैं उनके खिलाफ भी एक नॉन बेलेबल वारंट्स जो हैं वो जारी किए हुए गुजरावाला की एक अदालत ने। तो डू यू थिंक कि उनको भी इसी तरह अरेस्ट करके फिर अदालत में पेश किया जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, अब मुझसे आप मेरे पे यकीन कीजिए कि मुझे कतई तौर पे उसकी बैकग्राउंड का नहीं पता कि राणा साहब के साथ क्या हुआ है, या राणा साहब को पेश करना है, या राणा साहब के खिलाफ कोई अदालत ने कोई ऐसा कोई वारंट जारी किया है, मुझे कतई नहीं पता। लेकिन अगर ऐसी बात है जो आप बता रहे हैं, फरमा रहे हैं भाई साहब, तो राणा साहब को भी चाहिए कि वो जाके पेश होके अपनी जमानत करवा लें, या ठीक, जो भी है कर लें आगे। बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल सही है। दूसरा शेख साहब, ये पीटीआई के लोग जो हैं, आपको पता ही है, बार बार वो ये बात करते हैं कि 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर नवाज शरीफ साहब 3.5 साल से लंदन में हैं। अदालतों ने उनको कई दफ़ा जो है वो बुलाया, फिर उनके अब जिस किस्म के वारंट्स जो हैं वो जारी किए गए, इश्तहारी भी करार दिया गया, वो भी जाके वहाँ पे उनकी रिहाइशगाह के ऊपर सारे पेपर्स जो है वो दिए गए। सो उनको भी वापस डू यू थिंक कि आना चाहिए, जिस तरह से ये कह रहे हैं भाई दो चीजें मैं आपसे जरा क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये है कि आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब किस दौर में गए। इसके बदतरीन दौर में इमरान जो था, ये प्राइम मिनिस्टर था, और जो यास्मीन राशिद मिनिस्टर थी गालबन हेल्थ की जी। और अगर आप गौर से जरा उस दौर की बातें पढ़ लें या सुन लें या देख लें, तो मेरे ख्याल में फिर आप मियां नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल उनको इस मामले को डिस्कस नहीं कर सकते। रह गया उनके वापस आने का, तो ये बात नहीं, मैं तो अदालत के हुक्म की बात कर रहा हूँ नशीर साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ। अदालतें पता नहीं क्या कर रही है यार, मुझे तो समझ नहीं आती, मेरी समझ से बाहर है। मैं इसलिए बहुत कम इस अदालतों के मामले में बोलता हूँ कि मैं वकील तो हूँ नहीं पेशे से कि मुझे वकील करना पड़ेगा, बड़ा महंगे हैं वकील यार। तो मेरा ख्याल है मुझे आप इस मामले में ना ही चले, मुझे ये बताएं कि मरियम साहबा जब ये कहती हैं कि तराजू का पल्ला जो है वो बराबर होगा तो इलेक्शन होंगे, इसका क्या मतलब है? वही ठीक कहती है यार। आप जब आप ये बताएं कि एक केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको सुन रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वही केस अब लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है। असूली तौर पे तो लाहौर हाई कोर्ट को वो केस सुनना ही नहीं चाहिए, जबकि वही सेम नोयत का केस, एक ही नोयत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है वो कुछ अपना मौकफ बयान कर रहे हैं, या वो कुछ अपने अहकाम जारी कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट अपने कुछ अहकाम जारी कर रहा है। आप तो खुद मौका दे रहे हैं लोगों को बातें करने का। तो मैं आपसे गुजारिश करूं, मुझे आप माफ कर दीजिए, मैंने आगे भी आपका चलें, मुझे जो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि देखें, नवाज शरीफ साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई किया गया एक अकामे के ऊपर, जो आपकी पार्टी की लीडरशिप की, आप लोगों की अपना एक नैरेटिव है। फिर उनको सजाएं दी गई, उनको जेल भेजा गया। इमरान खान साहब के खिलाफ जो हैं वो तोशा खाना का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, कोई उनकी यार उसमें इस तरह के, अभी तो उसमें यूटिलिटेरियन का केस है ना जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि उनको भी डिस्क्वालीफाई करके जेल भेजा जाए, उसके जैसे नवाज शरीफ साहब 25 जुलाई को 18 को वो इलेक्शन में नहीं थे, कैंपेन में नहीं थे, वाज नॉट लीडिंग। इसी तरह इमरान खान साहब भी इलेक्शन जो है वो जेल के अंदर गुजारे। भाईजान मैं आपको गुजारिश करूं, मुझे क्या पड़ी है यार, उसकी करतूतें ऐसी हैं। एक काम किया यार उसने, अभी तो आपने एक भूल गए आप जी। वो बच्ची का केस भी चल रहा है और टेरियन का केस भी चल रहा है। अब ये खाइफ किस बात से है, आपको पता किस बात से खाइफ है?
जेल क्यों नहीं जा रहा? वरना सियासी लोगों के लिए जेल तो वो तो कहते हैं मेरी जान को खतरा है, जेल में मुझे मार देंगे। नहीं नहीं, और नहीं भाईजान, नहीं भाईजान, ये नहीं है। जब आप जेल में जाएंगे तो जब आप दरवाजा अंदर घुसेंगे तो आपका मेडिकल होगा, आपका ब्लड ग्रुप पूछा जाएगा। अगर आप ब्लड ग्रुप नहीं देते तो आपका ब्लड देने के बाद उसको आपका ब्लड ग्रुप को देखा जाएगा। जब आपके ब्लड ग्रुप को देखा जाएगा तो आपका पता चल जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अब खौफ किस बात से है? अगर वो ब्लड ग्रुप का पता चल जाता है, आपका ब्लड कोई ले लेता है, तो फिर पता चल जाएगा डीएनए, बात सारी खुल जाएगी कि हुजूर जिस बात को ये छुपा रहे थे वो बात सामने आ जाएगी। या तो फिर आप भरीजुमा हो जाएंगे उससे, उस लड़की से, या फिर वो गले पड़ जाएगी आपके। तो उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि ये लीडर है तो फिर उससे अकल पे रोना ही रोया जा सकता है। शेख साहब जी, क्विकली कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। एक तो मुझे ये बता दें कि इमरान खान ने ये कहा है जी कि मैं किसी के साथ भी बात करने के लिए मुल्क की वसीतर मफाद के लिए तैयार हूँ। बज़ाहिर तो वो दूसरी तरफ कहते रहते हैं जी मैं चोरों और डाकुओं से कैसे बात करूँ। मुझे ये बताएं कि इस तलखी के इस सूरत हाल के अंदर कौन सा वो जी लेट मी लाफ ऑन दिस जी कि चोरों डाकुओं, यार इससे बड़ा चोर कौन हो सकता है? इससे बड़ा डाकू कौन हो सकता है? अब यही तो मुसीबत है। चलें, देखें ना, वो आपको कहते हैं, आप उनको चोर डाकू कह रहे हैं, ठीक है, मतलब आपका ये हक है। मुझे ये बताएं कि आगे कैसे बढ़े, इस तलखी से आगे बढ़ेंगे कैसे, मुझे ये बता दें। नहीं, इसके साथ मेरी बात सुने, मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं पॉलिसी मेकर हूं या डिसीजन मेकर हूं तो यकीन करो मैं इसकी बात सुनना भी गौरा न करूं। जो कुछ इसने किया है, इस तरह सियासी लोग इस तरह नहीं करते। मुखालफत होती है एक दूसरे के साथ, आप मैदान में, सियासी मैदान में एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। इस तरह नहीं करते कि लोगों के आप घर गिरा दें, लोगों की आप इज्जतों को पमाल कर दें। इसने तो सबसे बड़ा जो गुनाह किया ना मेरी नजर में, वो आपकी सोसाइटी में जो बेरादबी इसने डाली है, जिस किस्म की बदतमीजी, बदअखलाकी और बेहयाई इसने डाली है ना, आप आने दें भाई साहब, आपके बच्चे जवान होंगे ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा। आप सबसे बदतरीन दुश्मन होंगे इसके, आप बदतरीन नाकद होंगे इसके। जब आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे ना, फिर मैं आपको पूछूंगा। शेख साहब आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे नहीं, मतलब जो कुछ चल रहा है इसी तरह चलता रहेगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन द अदलिया के अदलिया एक फैसला करे, इलेक्शन नहीं हो रहा, बज़ाहिर लगता यही है ना, इलेक्शन तो अभी नहीं हो रहा। भाई साहब बात यह है कि सबसे पहला, मेरी नजर में सबसे पहला हुकूमत को जो काम करना चाहिए, जो वो काम कर रही है, इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है, मुल्क के अवाम को सुख का सांस देना है। सियासत होती रहती है यार, मुल्क मजबूत होना चाहिए, बस ये सबसे जरूरी काम ये है। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब शेख रुवेल असगर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको मालूम है कि मुल्क की जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कशीदा है। सियासी सूरत हाल एक तरफ आपको जो है वो PDM की जमातें, हुकूमत और पंजाब गवर्नमेंट जिसने इलेक्शन करवाने, एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है, और दूसरी तरफ PTI आपको दिखाई देती है। पिछले 4 रोज़ से हमने देखा है कि जो कुछ ज़मान पार्क के अंदर हुआ, दोनों जानब से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। आज मरियम साहिबा ने जो एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर PTI को जो है और इमरान खान साहब को दहशतगर्द करार दिया और PTI को एक दहशतगर्द तंजीम जो है वो करार दिया। और उन्होंने कहा कि रियासत को चाहिए कि जिस तरह से दहशतगर्दों से निपटा जाता है, इस जुमात और इस शख्स के साथ भी उसी तरह से निपटा जाए। बड़े सख्त अल्फाज हैं यकीनी तौर पे, लेकिन ये वो सूरत हाल है बुनियादी तौर पे इस वक्त मुल्क के अंदर, जिस की अक्कासी की जा रही है कि तलखियाँ जो है वो इस हद तक बढ़ चुकी हैं और जंग जो है वो अब ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट से निकल के अब गलियों और चौराहों तक पहुंच चुकी है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब इंतखाबात होंगे, जब भी होंगे, अभी तक तो कोई मालूम भी नहीं है, बिकॉज आज भी इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ने जिस तरह से की स्टेटमेंट्स दी है KP के,
बज़ाहिर लगता नहीं है कि इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त पे होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फॉर्मर पंजाब के वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया फ़याज़ साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इतना सख्त जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मरियम साहिबा ने कि PTI जो है ये सियासी जमात नहीं बल्कि एक दहशतगर्द तंजीम है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो वीडियो रानी बेगम सफदर साहिबा हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये भूल गई हैं कि जब ये नैब की पेशी पे आई थी तो उस वक्त प्री प्लान्ड जनाब जाती उमरा से ये गाड़ियाँ भर भर के जनाब असले की और पत्थरों की और रोड़ों की और ईंटों की बोरियों में भर भर के जनाब ये लेके आई थी, जो पाकिस्तान के सारे TV चैनलों ने दिखाया था उनको। और फिर जो जंगो जदल नैब के दफ्तर के बाहर हुआ और नैब के दफ्तर पे जो हमला हुआ वो सारों ने देखा। ये वीडियो रानी बेगम सफदर शायद भूल गई हैं कि 1998 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस थे और उनके ऊपर इनके वालिद मोहतरम मफरूर नवाज शरीफ साहब और मजबूर शहबाज शरीफ साहब और पूरी मुस्लिम लीग की क़यादत की शय के ऊपर पंजाब हाउस में इनको निहारी पाए मुस्लिम लीगी कारकुनों को खिला के फिर पूरी हल्ला शायरी दे के जनाब सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया गया था। दहशतगर्द तो ये वीडियो रानी की जो पार्टी है ना वो है। अब ये वीडियो रानी जो ना ये कहे कि PTI दहशतगर्द है, असल में इसको एक दुख है। वो दुख क्या है वहीद साहब? उसका दुख ये है कि इसका वालिद जब भी सियासत के अंदर कोई क्राइसिस आया इनके ऊपर तो इनकी सूरत हाल ये थी कि नवाज शरीफ तेरे जान सार, 1 2 नहीं पूरे 4, ये वाला माहौल होता था। यहाँ पर माहौल ये है कि लाखों हज़ारों लोग इमरान खान के लिए बुरे वक्त में खड़े हैं और वो नहीं चाहते कि इमरान खान के ऊपर का कोई बाल बीका भी हो। और इसका बाप जो है वो जब अपनी करतूतों की वजह से कोई बुरे वक्त में आया तो लोगों ने उसको देखने के रवादार नहीं हुए, जिसका गिला ये कई तकरीरों में खुद करता था कि जब इनकी जलसों में जब ये नारे लगते थे कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, तो कई क्लिप्स जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि तकरीर के दरमियान फिर वो हंसते हुए कहता है यार मैं किस तरह कदम बढ़ाऊं, मैंने पहले भी कदम बढ़ाया था तो पीछे मुड़ के देखा था एक बंदा नहीं था। ये फ़र्क है नवाज शरीफ में और इमरान खान में। इसको ये दुख भी है, इसको ये हसद भी है, इसको ये अदावत भी है, इसको ये अनाद भी है। लेकिन आज उन्होंने 2014 का भी सारा जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ, PTV पे हमला हुआ, सेक्रेटेरिएट, वो सारी और जो तकारीर थी इमरान खान साहब की, शेख रशीद की, उसका भी उन्होंने क्लिप्स अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चलाए। और ये जो ज़मान पाक के अंदर जो कुछ हुआ है वो कहती है कि GB की पुलिस जो है उसने अब पुलिस फोर्स, पंजाब की पुलिस फोर्स और इस्लामाबाद की पुलिस के ऊपर गने जो है वो तान ली थी। इसमें किस हद तक हकीकत है? अच्छा, इस वीडियो रानी को जो है ना वो मौलवी फजल रहमान का क्लिप भी सुना दें जो आज कल सोशल मीडिया पे पिछले 3 दिनों से वायरल है। मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ तो आप अपने शो में भी दिखा दीजिएगा, जिसमें वो हल्ला शेरी दे रहा है अपने कारकुनों को। ये जो हमारे दौर के अंदर ये जो लॉन्ग मार्च और धरने और धरनियाँ जनाब हर 3 महीने बाद ये निकाला करते थे, उसमें मौलवी फजल रहमान कह रहा है कि आपने डंडे लेके आना है, आपने मुसल्ला होके आना है, अगर आपको कोई एक पत्थर मारेगा आपने पुलिस पे और इस इंतजामिया पे आपने उससे बढ़ के डंडे और जनाब ईंटें मारनी है। वो पूरा क्लिप प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसका मौजूद है। अब इसी तरह इनके जो इस वक्त चचा इक़्तिदार में है वहीद साहब, ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, 2007 में जब बीबी 27 दिसंबर को उनकी कत्ल हुआ तो पाकिस्तान की एजेंसियों ने शहबाज शरीफ की ऑडियो टेप उनके पास पड़ी हुई है। पूरे पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब के अंदर एक एक ओहदेदार को डिस्ट्रिक्ट के और सूबे के फ़ोन करके शहबाज शरीफ ने कहा था कि बसें जलाओ, सरकारी अमलाक जलाओ, काफ लीग के कैंडिडेट्स के दफातर जलाओ, काफ लीग के जो अपने तंजीमी दफातर हैं उनको जलाओ, और जितना जलाओ घुराव कर सकते हो सारे अपने घरों से निकलो और जनाब पटड़ियाँ उखाड़ो, बसें जलाओ, सरकारी अमलाक को जनाब जलाओ। ये इसकी वीडियोस मौजूद हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। एक ऐसे इशू के ऊपर जिस पे हिफाजती ज़मानत इमरान खान साहब ने करवा के रखी हुई है, उसके ऊपर आके आप ज़मान पार्क पे हमला आवर होते हैं 4 अजला की फोर्स लेकर और जनाब हर किस्म की मशीनरी लेकर, रबड़ गोलियां लेकर, आप जनाब वाटर कैनन लेकर वहाँ पे नहत्ती
عورتوں کے اوپر اور بچوں کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں پورا 24 گھنٹے، تو اس اٹیک کے مقابلے میں پارٹی کے جانسار کارکن اور لیڈر اگر کھڑے ہوں گے سامنے تو پھر یہ چیز تو، یہ سینیریو تو بنے گا نا۔ یہ بتائیں کہ جو وزیر اطلاعات ہیں قائم مقام حکومت پنجاب کے جناب عامر صاحب جو ہیں، عامر میر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹی این ایس تحریک نفاذ شریعہ محمدی کا جو ورکر ہے، ایک جو 8 سال جیل میں رہا ہے، وہ بھی زمان پارک میں جو ہے وہ موجود ہے، تو دہشت گرد جو ہے انہوں نے وہاں پہ پناہ لے رکھی ہے وہاں پہ، اس پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ یار مجھے اس نگران وزیر اطلاعات کا کوئی نہیں پتہ، یہ خود جناب، میں اب کیا کہوں، میں بات کروں گا پھر آگ لگے گی۔ اس سے پوچھو تم کون سے جناب پاکستان کے محب وطن اور پاکستان کے وہ ہو، تمہارے والد نے جا کے اور تمہارے بھائی نے جا کے جو ہے وہ بنگلہ دیش سے جناب فریڈم آف لبریشن آف جناب بنگلہ دیش، فرینڈز آف لبریشن آف بنگلہ دیش کا ایوارڈ لیا ہوا ہے۔ تم کہاں سے محب وطن آگے ہو جناب، جو دوسروں کو دہشت گرد جو ہے نا وہ تم قرار دینے لگے ہوئے، اور یہ پرانے ڈھکوسلے ہیں، یہ پرانی ساری ٹیکٹکس ہیں جو ہے نا مخالف کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کے، پچھلے جب سے یہ دہشت گردی کا جناب یہ سارا ماحول اس دنیا میں اور اسپیشلی اس خطے میں آیا ہے، جس کو بھی اگر آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے، جس لیڈر کو بھی اس پہ الزام لگا دو جناب اس کے پاس دہشت گرد ہیں، اس کے گھر دہشت گرد ہیں۔ تم خود جناب اپنا بیک گراؤنڈ دیکھو نا کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ پھر یہ جو فارن ایجنسیز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، میں تو سارا جانتا ہوں اس پورے ٹبر کا، غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ اور غیر ملکی ایجنسیز کے ساتھ۔ اس کو تو اس بے شرم آدمی کو شرم آنی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ یہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہر روز آ کے جناب پریس کانفرنس کر کے بکواس کرتا ہے نا یہ شخص، میں یہ سمجھتا ہوں اس گھٹیا شخص کے اوپر تو جناب جتنی لعنت بھیجی جائے کم ہے جنا، کہ جس انداز سے تو وزارت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یار، تو نگران وزیر ہے، تو ایک ٹھنڈی میٹھی باتیں کر، تو نہ بھی نگران وزیر ہوتا، ہم لوگ سیاستدان جب وزارت پہ ہوتے ہیں تو ہمارا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، جب ہم وزارت میں نہیں ہوتے ہمارا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر عہدے کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کچھ پری ریکوزٹس ہوتی ہیں، لیکن اس بے شرم آدمی کو ککھ برابر نہیں پتا، کیونکہ یہ فورن ایجنڈے پہ ہے، یہ فورن ایجنسیز کے ہاتھ پہ کھیلنے والا پورا ٹبر، اور یہ خود بھی، ٹھیک ہے نا جی، یہ ایک خاص ایجنڈے پہ ہے۔ یہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے شہداء کو، پی ٹی آئی کے کارکنان کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، پی ٹی آئی کی خواتین کو جس طریقے سے یہ پریس کانفرنس کے اندر مخاطب کر کے اور یہ بات کرتا ہے، اس بے شرم آدمی کی تو میں کہتا ہوں کہ بات کا جواب دینے کو جی نہیں چاہتا۔ چلیں، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ جو آڈیو ان کی لیک ہوئی ہے، ویسے تو صدر صاحب کے ساتھ بھی ہے، جو وزیر داخلہ کے ساتھ تھی ان کی فارمر اعجاز شاہ صاحب کے ساتھ، جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ خان صاحب نے ڈائریکٹلی مجھے کہا ہے کہ جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، ان کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ زمان پارک نہیں پہنچیں گے اور اگر آپ وہاں پہ ٹائملی اپنے ورکرز کے ساتھ نہیں پہنچیں گے تو آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی دہشت گرد خودکش بمبار کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں جنت کا ٹکٹ دیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی اسی طرح اپنے ورکرز کو اس دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس قسم کی تھریٹ دے رہے ہیں۔ وہی صاحب بیگم صفدر کی تو بات نہ کریں، اس ویڈیو رانی کی اور اس ڈاکو رانی کی، اس کو تو بغض عمران خان میں لیلا نظر آتا ہے اور مجنو نظر آتی ہے۔ یہ تو اس کے تن بدن میں اس وقت عمران خان کا حسد، عمران خان کا بغض، عمران خان کا کینہ، عمران خان کا عناد، عمران خان کی دشمنی اس کے انگ انگ میں بھری ہوئی ہے۔ اس کی کوئی تقریر سن لیں، کوئی گفتگو سن لیں، یہ ڈاکو رانی اپنی طرف سے وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہے، لیکن اس کی کسی گفتگو میں معاشرے، سوسائٹی، ملک، ریاست کی بہتری کا کوئی فارمولہ، کوئی ایجنڈا، کوئی پالیسی، کوئی رائے آپ کو نہیں ملے گی۔ عمران خان تو، عمران خان تم، عمران خان ترک، عمران خان برا، عمران خان فلاں، عمران خان فلاں، ساری کی ساری تقریر عمران خان کو گالیاں دینے میں اس کی گزرتی ہے، ساری کی ساری گفتگو۔ تو اس ڈاکو رانی اور اس ویڈیو رانی اس کی باتوں کا کیا کہنا ہے؟ چلیں اب جو آڈیو آئی ہے، کیا ایسا کوئی ڈائریکشن آپ کو بھی ملا تھا کہ آپ بھی جو ہے وہ ورکرز کے ساتھ پہنچ جائیں؟ کیوں نہ پہنچیں، اس میں کیا غلط ہے؟ مطلب پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ایک پولیٹیکل سٹرگل کے حوالے سے، یہ ایک پولیٹیکل سٹرگل ہو رہی ہے اس ملک کو بچانے کے حوالے سے، پارٹی کو بچانے کے حوالے سے، ریاست کو بچانے کے حوالے سے، عوام کے مستقبل کو بچانے کے حوالے سے، عوام کی آئندہ آنے والی نسلوں کا، پاکستانیوں کی جناب مستقبل کو بچانے کے لیے، اس کے لیے سیاسی پارٹی، اس کا سربراہ
یہ پالیسی نہیں دیں گے تو اور کیا کہیں گے کہ جاؤ افغانستان جا کے یا بنگلہ دیش یا یوگنڈا جاؤ, اگر وہاں جا کے اگر تم کوئی محنت کرو گے تو ہم تمہیں ٹکٹ دیں گے. یہ ان کو اگر تھریٹ دیا جائے کہ بھائی اگر آپ نہیں پہنچے گے تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملیں گے. ہر پولیٹیکل پارٹی تو ایسا, بھائی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں جی. ہر پولیٹیکل پارٹی یہ ایجنڈا دیتی ہے کہ جون سا بھی پولیٹیکل موومنٹ کے اندر, اور اسپیشلی جب پارٹی کے اندر کوئی کرائسس یا برا وقت آیا ہو پارٹی پہ, اس وقت جو جتنا رول پلے کرے گا اس کا اتنا اس کو اکنالج کیا جائے گا, اس کو اتنا اپریشیٹ کیا جائے گا. اس میں کون سی بات ہے جناب کنتر نکالنے کی. لیکن یہ بیگم صفدر, یہ ڈاکو رانی, یہ ویڈیو رانی, یہ بیچاری مجبور ہے. نہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ذاتی اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو, لوگوں کی خواتین کو ڈھال بنا کے عمران خان صاحب جو ہے وہ خود اندر بنکر کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈھال بنایا ہوا ہے, لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرے لیے آکے اپنی جان کی نذرانہ پیش کرو. ہاں بھائی صاحب بالکل ٹھیک کہہ دی پہ یہ ویڈیو رانی کہ جناب عمران خان دے بچے باہر تے جدوں پچھلے 4.5 سال 5 سال جناب نون لیگ والے مارے کھا رہے تھے نا, تے جنید صفدر جناب کلاشنکوف لے کے اگلے فرنٹ فٹ تے آگے جناب نون لیگ دی خدمت کر رہا سی تے نون لیگ دی خاطر جناب لڑائیاں کر رہا سی. ادھر نون لیگ کے کارکن جناب مارے کھا رہے ہوتے تھے, نیب میں پتھر لے کے اسلحہ لے کے اس کے کہنے کے اوپر جناب جد و جہد کر رہے ہوتے تھے, پرچے جھیل رہے ہوتے تھے. جنید صفدر جناب پولو کھیلنے کے جناب گراؤنڈ میں اپنی پولو کے لباس کے اندر فوٹویں کھچوا کے جناب سوشل میڈیا پہ چڑھا رہا ہوتا تھا. اب فضول بویلیاں مارتی ہے جناب یہ ویڈیو رانی. اس کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکے, اس کی آل اولاد کدھر ہے پوچھے نا. وہ آنگلو بانگلو جو ہے نا دونوں, وہ حسن نواز حسین نواز, وہ پچھلے 6 سال سے مارے کھا رہی ہے جناب عظمیٰ بخاری, 6 سال سے مارے کھا رہا ہے جناب سمیع اللہ خان, 6 سال سے جناب وہ کیسیاں لے رہے ہیں جناب باقی کارکن. اسے پوچھو وہ آنگلو بانگلو کدھر ہے جو کھربوں ڈالر لوٹ کے جناب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہر روز لندن کی گلیوں میں جناب کسی نہ کسی بندے سے, راگیر سے گالیاں سن رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی راگیر پاکستانی سے سلواتیں سن رہے ہوتے ہیں, لان تان سن رہے ہوتے ہیں. وہ آنگلو بانگلو کدھر ہے ان سے پوچھیں. چلیں ایک شارٹ بریک. ٹھیک ہے چوہان صاحب, ایک شارٹ بریک ناظرین یہاں پہ لے لیتے ہیں. واپس آ کے فیاض الحسن چوہان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. چوہان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا ہے جی کہ میں اپنی ذات سے بالاتر ہو کے ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہی بات جو ہے وہ دیکھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف بھی کرتے ہیں, لیکن جب ایکچولی ٹائم آتا ہے تو خان صاحب یہ کہتے ہیں میں تو ان چوروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں, یہ تو سارے ڈاکو ہیں. اور پھر یہ معاملات جو ہیں یہ آگے بڑھیں گے کیسے؟ مجھے یہ تلخی ہے اس وقت, وہ کس طرح سے کم ہو سکتی ہے؟ پھر دیکھیں ہم نے اپنی حکومت کے جو 3.5 سال یہ کہا کہ ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ NRO2 چاہتے تھے, جو کھل کے پھر سامنے بھی آ گیا جب حکومت ہماری چینج ہوئی, آپریشن رجیم چینج جناب ہوا, اور اس کے بعد یہ لوگ آئے اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے NRO2 لیا. 1150 ارب کے اپنے 150 کے قریب کیسز جو ہے نا وہ ختم کروائے نیب سے, اور نل اینڈ وائٹ کیا اپنے آپ کو, سیاسی واشنگ مشین میں دھل گئے. ٹھیک ہے, ہم اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم NRO2 دینے کے لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. پھر اس کے بعد پچھلا 1 سال جو ہماری حقیقی آزادی کی جنگ تھی, اس میں ہمارا کہنا یہ تھا, اور عمران خان صاحب کا یہ جو کہنا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, یہ یہی بیٹھنا چاہتے تھے کہ ہم حکومت میں آگے ہیں بائی ہک اینڈ کرک بیرونی طاقتوں کی شے پہ. اب آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ساری پچھلی چیزیں بھول جائیں. ہم یہ جو NRO2 لے رہے ہیں, اس ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, IMF کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں, اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد کا بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ جو پراپر ایکسپورٹ, جتنا ہمارا ایکسپورٹ لیول ہے اتنا ہی جناب ہمارا فارن ریمیٹنس ہے, جس کی بنیاد پہ آپ کی بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ جو ہے نا وہ مینٹین ہوتی ہے پاکستان کی اکانومی. ان کا اعتماد کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا. لیکن ساری چیزیں بھلا کے اب ہمیں لیجٹیمیٹ کر دیں, ہماری جناب حکمرانی کو تسلیم کر لیں. اس پہ خان صاحب کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ اس طرح نہیں بیٹھوں گا. لیکن خان صاحب پچھلے کئی ماہ سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے, کیونکہ ملک تو انہوں نے لگا دیا کھڈے لائن, 2.5 ارب ڈالر کے آپ کے فارن جناب اکاؤنٹس ہیں, آپ کے زر مبادلہ ہیں, اور اب IMF ہر روز منہ کھول کے اپنا ہر روز ایک نیا مطالبہ لے کے آتے ہیں.
اور بہت سے مطالبے ہیں کہ جو یہ حکومت، یہ امپورٹڈ حکومت عوام کو ابھی نہیں بتا رہی. ایک مطالبہ پورا کرتے ہیں تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا کرتے ہیں تو تیسرا آ جاتا ہے، پھر بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اب انہوں نے لانگ رینج میزائل کے اوپر پابندی لگانے کا مطالبہ بھی، جو میری انفارمیشن ہے، آئی ایم ایف نے یہ رکھا ہے پاکستان کے اوپر. آہستہ آہستہ یہ پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر، ایٹمی پروگرام کے اوپر، پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر، لیکن اس کا بھی ذمہ دار آپ لوگوں کو ٹھہراتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال جنوری فروری میں جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو تھی وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکل آئی تھی، جس کی وجہ سے آج یہ ساری جو جتنے بھی یہ معیشت کا جو سیاپا ہے عوام کے اوپر، جو اس وقت مہنگائی کا بم گر رہے ہیں جتنے بھی، یہ سارے کے سارے، اور یہ لینڈ مائنز جو ہے یہ آپ لوگ بچھا کر گئے ہیں. ستمبر 2019 میں جو معاہدہ کیا، پھر بعد میں آپ لوگ باہر نکل آئے، تو آپ لوگ ذمہ دار ہیں آج کی ساری اس صورتحال کا. اس کو کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن تیڑا، اے بیڈ مین کورز ود اٹس ٹول. اس کو کہتے ہیں آٹا گندے ہلدی کیوں ہیں، اس کو کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں. یہ عجیب بویلی ہے. اقتدار میں تم ہو 1 سال سے، ہم نے ان سے کیا تھا تو ہم نے اس کے اوپر اگر کچھ چیزوں کے اوپر ہم نے اپنا بیک آؤٹ کیا تھا تو اس بنیاد پہ کیا تھا کہ ہم جناب تقریباً جسے کہتے ہیں نا 6100 ارب روپے کی ٹیکس کولیکشن کے اوپر پاکستان کو لے گئے تھے، جو 3300 ارب سے زیادہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ پاکستان کے فنانس ڈپارٹمنٹ میں آج تک پاکستان میں ٹیکس اکٹھا نہیں کیا. 3100 ارب سے زیادہ، ہم اس کو تقریباً 6200 ارب ڈبل سے بھی زیادہ لے گئے تھے. تو ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمیں پتا تھا ہمارے پاس ریونیو ہے، ہمارے پاس پتا تھا کہ ہمارے پاس دولت جنریٹ ہو رہی ہے. اس کی بنیاد پہ ہمارے اندر حوصلہ تھا. آپ لوگوں کے زمانے میں بھی ایک 2018 میں جو سیلاب مہنگائی کا شروع ہوا تھا اس ملک کے اندر، بدقسمتی سے وہ یہ جب آئے تجربہ کار، تو انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ ایمپلیفائر نہیں ہوتا جو لگا دیا جاتا ہے جس سے ایک دم آواز جو ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، انہوں نے مہنگائی کے ساتھ ایک ایمپلیفائر لگا دیا. بدقسمتی سے لوگوں کو کوئی ریلیف جو ہے وہ نہیں ملا. اب مجھے یہ بتا دیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کا جو رول ہے اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، بیکاز ایک ٹائم تھا کہ یہ حکومت شاید ان کے اوپر ٹرسٹ بھی کرتی تھی، انہوں نے کافی چیزوں کے اندر میڈییٹ بھی کیا، بٹ اب انہوں نے جو ریسنٹلی ایک ٹویٹ کی تھی جس دن یہ ہو رہا تھا آپریشن زمان پارک والا، جس میں انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اور ان کا وقار جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے اوپر پھر سارے وزیروں نے جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ میڈییشن اگر کروانی ہے یا ہونی ہے وہ کون کروائے گا، جب آپ لوگوں کو مطلب صدر صاحب جو ہیں وہ بھی ایک کنٹروورشل اگر ان کی پوزیشن بن جاتی ہے تو؟ مجھے وہی صاحب یہ بتائیں، آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا جی کہ آپ نے بھی ریلیف نہیں دیا تو آج یہ حکومت بھی ریلیف نہیں دے رہی. جناب والا 2019 20 21 22 4 سال، میں 43 سال سے سیاسی کارکن ہوں، مجھے کم از کم 35 سال سے اوپر ہو گیا اللہ پاک کے کرم سے پاکستان لیول پہ سیاست کرتے ہوئے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ان 4 سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسانوں کو سب سے بہترین ان کی پروڈکشن بھی اور اس کے بعد ان کو پیسہ بھی ان کی فصلوں کا سب سے بہترین ملا ہے ان 4 سالوں میں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پاکستان کا ایگریکلچر گروتھ ریٹ پچھلے 25 سالوں میں سب سے بہترین 4.2% رہا ہے 2022 میں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پچھلے پاکستان کے 75 سالوں میں پہلی دفعہ 6100 ارب روپے کا ٹیکس کلیکشن ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آپ کا 32 ارب ڈالر کا ڈالر جو ہے وہ سن لینا. آپ نے بڑا لمبا سوال پوچھا، 121 سے 180 تک پہنچ گیا تھا. پیٹرول جو ہے وہ تقریباً اتنا دینے دے. ابھی ایک منٹ رکیے جی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 11% صرف آپ کا انفلیشن ریٹ تھا 2022 پچھلے سال مارچ کے مہینے میں، آج 40% ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پاکستان کی 25 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ 11.6 آپ کی جناب لارج سکیل مینوفیکچرنگ گروتھ ریٹ، انڈسٹریل گروتھ ریٹ ہوئی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے فیصلہ آباد کے اندر مزدور نہیں ملتا تھا ٹیکنیکل 21 اور 22 کے اندر، کیوں کہ سارے کے سارے بسرے روزگار تھے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اس وقت فیصلہ آباد کی ساری انڈسٹری بند ہوئی ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ریلیف نہیں دیا؟ پھر دوسری طرف کیا آپ کے جناب ہر مکتبہ فکر آپ کے بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بے روزگار ہوں، شیمیل ہوں،
ट्रांसजेंडर हो, बुजुर्ग हो, यतीम हो, बेवा हो, मसाकीन हो, हर एक के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत एक स्पेशल प्रोग्राम और स्पेशल पैकेज, आपके लंगर खाने, आपके एहसास प्रोग्राम के मुख्तलिफ जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीजें उस वक्त थी, आज बंद हुई है। आप कैसे कहते हैं कि आवाम को रिलीफ नहीं है? महंगाई तो आपको मालूम है कि बढ़ती गई है ना, महंगाई तो किसी ने 11% से 40% है ना, ये माँ के लाडले लेके आए हैं ना, आप लोगों ये शहबाज शरीफ लेके आया ना, इमरान खान तो नहीं लेके आया ना भाई साहब। और आप लोग 48 पे छोड़कर गए, 26-27 पे आप लोगों ने नून लीग से लिया था और आज वो तकरीबन 56-57 तक पहुंच चुके हैं। सो तो इन्होंने किया ना भाई साहब, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक टीम का मसला है। शौकत तरीन हो गया, डॉक्टर हफीज शेख हो गया, ये कौन लोग थे? ये नून लीग, ये वो पीपल्स पार्टी के जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन लोगों को आप लोगों ने इस्तेमाल किया। वो फिर कोई आएगी नई हुकूमत तो फिर पहुंच जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपना प्रोग्राम होना चाहिए। आज नून लीग और ये सारी पीडीएम जो इनके पास भी ये कुछ भी नहीं है, ये भी लोगों के ऊपर सारे का सारा प्रेशर डाल ले, ये मेरा कहने का मकसद है। ठीक हो गया, अगला सवाल पूछे। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में भी वो कोई ज़्यादा जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देते। तो क्या इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं? किससे बात करना चाहते हैं? क्योंकि हुकूमत जो है आज भी अगर आप देखें तो ईसीपी ने भी प्रेस रिलीज में ये कहा है कि भाई इलेक्शन जो है वो मतलब वही उसी तरह सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। 56,000 बंदे जो हैं वो हमें एहलकार चाहिए होंगे जो कि दस्तियाब नहीं है। और दूसरा फाइनेंसेस जो है उसका भी मसला है और गवर्नर ने आज भी डेट नहीं दी है जो लेटर उन्होंने ईसीपी को लिखा है। तो फिर इलेक्शन कैसे इंश्योर होंगे कि हो जाएंगे टाइम पे? आज आप तसल्ली से जवाब सुनिएगा भाई साहब, तसल्ली से। 2008 का इलेक्शन पाकिस्तान का बदतरीन दहशतगर्दी के दरमियान का इलेक्शन था। 2013 का इलेक्शन दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बदतरीन दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही थी उसके दरमियान इलेक्शन था। 2018 का इलेक्शन तकरीबन बदतरीन किस्म का जनाब जो माहौल था पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का, उसका इलेक्शन था। अब तो अशरे अशीर भी नहीं है और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यार इलेक्शन से डरते हो, इलेक्शन से डरते हो, इमरान खान से डरते हो, पीटीआई से डरते हो। जमहूरियत के मैदान में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वोट के मैदान में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, आवाम की राय के हवाले से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो तुसी जनाब विचों जनाब कुंतरा कढ़न लगे हो कि फलां नहीं है, फलां नहीं है। सब ड्रामेबाजी है। इस पे आर्टिकल 6 लगेगा। अगर आइन के आर्टिकल 224A के मुताबिक इलेक्शन नहीं होता, अगर आइन के आपका इलेक्शन एक्ट 2017 उसका जनाब उसका सेक्शन 57 उसके तहत इलेक्शन नहीं होता तो आर्टिकल 6 लगेगा इन सारों के ऊपर और आर्टिकल 6 की सजा मौत है। तो मैं ये समझता हूं कि ये ड्रामेबाजियां ना करें, वक्त के ऊपर इलेक्शन कराएं और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और पाकिस्तान की बका भी इसी में मुज़मिर है कि फौरी इलेक्शन हो, मजबूत हुकूमतें बने जो मौजूदा पाकिस्तान के मसाइल हैं उसका सही मायनों में मुकाबला कर सके। बहुत शुक्रिया फैजुल हसन चौहान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।